नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। लोक भारती कक्षा 9वीं से हिंदी का आज हम तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सेकंड यूनिट में दिया हुआ है। फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड यूनिट के भी हम 2 पाठ पढ़ चुके हैं। आशा है वो सभी पाठ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज का हमारा पाठ है इनाम। बच्चों, लेखक को इनाम में एक रेफ्रिजरेटर मिलता है। रेफ्रिजरेटर मिलना था कि मोहल्ले का कोई भी आदमी अपनी बची खुची सब्जी, मिठाई और खाद्य पदार्थ उसमें रखने चला जाने लगा। लेखक को अपना सामान उसमें रखने की जगह नहीं मिलती है और इसी बीच एक व्यक्ति लेखक को इस परेशानी से छुटकारा पाने की एक ऐसी तरकीब बता देता है जिसे आजमाकर लेखक को मोहल्ले वालों से निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। वो अपने घर में रेफ्रिजरेटर क्या लेकर आया, उसको लगा कि एक बहुत बड़ी मुसीबत में ले आया। चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। बड़े ही उत्साह के साथ एक एक वाक्य को मैं अच्छे से समझाऊंगी और आपको ये पाठ बहुत ही रोचक लगेगा, आनंद आएगा। ये एक अच्छी कहानी है। चलिए बच्चों, इसके लेखक हैं अरुण और इनका थोड़ा सा परिचय इस प्रकार है। ये कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं और विविध विधाओं पर इन्होंने लेखन किया है। साहित्य की 15 पुस्तकों का संकलन इनका प्रकाशित हो चुका है। किसी विषय का तार्किक, बौद्धिक, विवेचन पूर्ण लेख निबंध है। हास्य व्यंग्य में उपहास का प्राधान्य होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग्य किया है कि लोगों की सोच किस तरह की होती है और समाज में कैसे कैसे लोग होते हैं, वो सब यहाँ पर हम इस पाठ के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे। शुरू करते हैं आज का पाठ। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। मतलब खुद के ही देश की कंपनी ने एक रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कि वो खूब चले, खूब बिके, उन्होंने विदेशी फार्मूला अपनाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया गया। सवाल था कि इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं। 1 अप्रैल को फल निकलना था। जिस या जिन प्रतियोगियों का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो सके, पूरे देश भर में उन फ्रिज को सभी लोग खरीदें, उसके लिए विज्ञापन देने की तरकीब सोची और वो विदेशी फार्मूला अपनाया। उसमें क्या किया कि सभी जनता को पत्र लिखकर भेजना था और फ्रिज के 7 लाभ बताने थे। वो 7 लाभ अगर कंपनी में फ्रिज के जो 7 लाभ हैं उनसे अगर मैच खा जाते हैं तो उसको वो रेफ्रिजरेटर मुफ्त में इनाम में दिया जाएगा। ऐसा इस रेफ्रिजरेटर को बेचने का ये फार्मूला था। भारत में धूम मच गई। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुँचे हैं कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। तो इस बात के लिए पूरे भारत भर में धूम मच गई और इतनी रद्दी इकट्ठी हो गई थी, इतने सारे पत्र आ गए थे कि उस रद्दी को बेचकर एक रेफ्रिजरेटर खरीदा जा सकता था। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे। मतलब पिताजी ने भी पत्र लिखा था, लेखक महोदय ने भी, और उनके लड़के ने पूछा, लड़के का नाम क्या था, हेमंत। हेमंत ने पूछा, पिताजी रेफ्रिजरेटर हमें मिलेगा तो हम उसको रखेंगे कहाँ पर। पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। तो पत्नी ने बताया कि हम रसोई घर में रख लेंगे
और बिजली कंपनी में उसके लिए दरख्वास्त तो देनी पड़ेगी ना, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए अलग से। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो। ख्याली पुलाव पकाना मतलब कोरी कल्पना करना। अभी रेफ्रिजरेटर आया नहीं, उससे पहले उसके रखने का बंदोबस्त करने लगे, बिजली कनेक्शन लेने की चिंता करने लगे। तो लेखक महोदय ने मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। हमारी टेलीफोन तो तुम ही हो, पत्नी ने मस्का लगाया। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा। तो मतलब आप तो लेखक है ना, फिर लेखक हो तो अच्छा ही पत्र लिखा होगा, और आपके होते हुए, इतने अच्छे लेखक के होते हुए कोई भला जीत सकता है। इस तरह से पत्नी ने मस्का लगाया। पर ये क्या पता था कि मैंने कंपनी के उत्तर से मिलते उत्तर लिखे हों। भले ही मैं अच्छा लेखक हूँ, लेकिन क्या मेरे उत्तर कंपनी के लिखे उत्तर से मेल खाएंगे, ऐसा लेखक ने बताया। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, ये तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता, उसके पैसे अलग से बचेंगे। तो पत्नी बोलती है कि आप तो खुद कह रहे थे कि किसी का उत्तर उनको अच्छा लगा उसी को रेफ्रिजरेटर दे देंगे, तो इसमें मैच करने वाली बात कहाँ से आ गई। ये तो समय समय पर दिमाग की लहरें दौड़ती हैं। अमिता ताली पीटकर बोली। अमिता कौन रहती है? लेखक की लड़की रहती है। पिताजी, मैं रोज़ आइसक्रीम खाया करूँगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ़ के क्यूब चूसूंगा। तो दोनों बहन भाई ख्याली पुलाव पका रहे थे कि जब रेफ्रिजरेटर घर में आ जाएगा तो हम ये करेंगे, वहाँ रखेंगे, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। इस तरह से बातें होती थी। तभी बगल की छत से आवाज़ आई, ये आइसक्रीम रोज़ रोज़ कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? तो बगल की छत से पड़ोसी की आवाज़ आई कि आइसक्रीम की बात कैसे चल रही है यहाँ पर, क्या आप कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोज़ाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। तो इस तरह से दोनों बहन भाइयों ने ताऊ जी को जवाब दिया कि हमारे घर फ्रीज आएगा और उसमें हम आइसक्रीम जमा कर खाएंगे। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो? वह तो मेरे नाम आ रहा है। तो ताऊ जी भी इंतज़ार कर रहे थे और उनको भी पक्का भरोसा था कि लॉटरी तो मेरे नाम ही निकलने वाली है। आप क्या उसी की बात कर रहे हो? मैंने नम्र स्वर में पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भर कर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। तो बोले कि रेफ्रिजरेटर तो मेरे ही नाम आने वाला है। इस तरह से ताऊ जी ने जवाब दिया। बच्चे मायूस हो गए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको तो लगा कि एकदम सही बोल रहे हैं, कहीं ये रेफ्रिजरेटर ताऊ जी के घर नहीं आ रहा हो। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला जिसके सब उत्तर ठीक है, उन दो भाग्यवानों में से एक मैं हूँ। तो अगले दिन जब लॉटरी खुली तो लेखक महोदय के नाम वो रेफ्रिजरेटर आ गया। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफ़ी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना था कि सगे संबंधियों में, मित्रों में, मोहल्ले में धूम मच गई। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। मुझे शक है यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या। ये सब लॉटरी का प्रताप था। लॉटरी का प्रताप मतलब लॉटरी का प्रभाव था कि ऐसी लॉटरी निकली कि सब एकदम से पास पड़ोस के सगे संबंधी, मोहल्ले में मित्र गण सभी उस रेफ्रिजरेटर को देखने के लिए आने लगे, जैसे कि कोई नई नवेली दुल्हन को देखने आता है। इस तरह से पहले आने वाले को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई। कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी। भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए। फिर पत्नी एकदम से हार मान बैठी कि अब कितने जनों को शिकंजी चाय बनाकर पिलाएंगे, क्योंकि तांता ही बंध गया था, लाइन लग गई थी। इसके लिए पत्नी ने हथियार टेक दी, किसी को कुछ बनाकर नहीं खिलाया। झांकी देखने वालों का तांता बंधा था। तांता बंधना मतलब कतार लग जाना, भीड़ लग जाना। तो एक जाता था, दो आते थे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी कर रखी थी। आठों में पानी भर कर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता है? दिनेश ने चीटा छोड़ा। अभी ये तो पानी को गर्म बना रहा है। तो गर्म मतलब फ्रीज में रखने को होता नहीं था कि उससे पहले ही बोतल बाहर निकालनी पड़ती थी।
तो एक जन ने बोला कि अरे ये तो पानी ठंडा कहाँ कर रहा है, तो गर्म कर रहा है। तो ठंडा होने के लिए वक्त चाहिए, तो वक्त था ही नहीं। फ्रीज़ में रखते उससे पहले कोई न कोई आ जाता और उसको वहाँ से बोतल निकाल कर पानी देना पड़ता था। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं, पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। लकीर की फ़कीर बोली, अब सब जले भुने एक एक बात निकालेंगे। तो उसने बोला, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दो कि भाई आपने कौन सी देवी को माना था कि आपके घर में लॉटरी खुली और आपको रेफ्रिजरेटर मिला, वो हमें भी बता दो। कुड़मत गज ने सुनाया कि मतलब एक अंदर ही अंदर कूद रहा था। उसने बोला, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। तो बोले कि उत्तर तो मैंने भी लिख कर भेजा था, लेकिन किसी और के ही हाथ लगा वो। फिर उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया? नहीं नहीं, पर ये क्या कहा जा सकता है, मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। तो कोई दूसरे साथी ने बोला कि तुमने उत्तर लिखे थे और कोई लेकर चला गया, मतलब कहीं अरुण तो नहीं था जिसके घर रेफ्रिजरेटर आया है? तो बताया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ कि वह कौन था, लेकिन मेरे उत्तर एकदम सही थे। जला भुना बोला, मतलब एकदम जो जल चुका था इस बात पर कि इनके घर फ्रीज आया है। वो बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता चलेगा कि सफ़ेद हाथी बांध लिया है। तो सफ़ेद हाथी यहाँ किस पर बात हुई? रेफ्रिजरेटर पर, कि जब बिजली का बिल आएगा ना तब इनको पता चलेगा। क्या ये जो फ्रीज लेकर खुश हो रहे हैं, इनको तभी पता चलेगा। सक्की मतलब जो जिसके मन में शक था कि कैसे आया, उसने कहा, मुझे पता है, अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है, उसने असली जवाब चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। तो सक्की, जो शक करने वाले लोग होते हैं, तो उसी सक्की ने सोचा कि ज़रूर इनका रिश्तेदार उस कंपनी में है, और उसने पहले से ही उत्तर लेखक महोदय को बता दिए और लेखक ने वही उत्तर लिखकर भेजे ताकि जो रेफ्रिजरेटर है वो घर में ही रह जाए। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रखा था, दूसरे इस जली कटी ने कांटों में डंक का काम किया था। हम दोनों बिलबिला उठे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उसे निश्चय था कि मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूँ। बच्चे ने ये तिरछा सवाल पूछकर उसे कबूलवाना चाहते थे। तो बच्चे से ये ऐसा तिरछा सवाल पूछा कि आपके पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे, तो उनको ये लगा था कि पहले से ही रेफ्रिजरेटर के पैसे वहाँ पर दे आया और अपने नाम लॉटरी निकलवा ली अपना नाम करने के लिए। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी न था। चलो बच्चों, आगे क्या होगा वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि लोगों का दिमाग किस तरह से काम करता है। जब किसी के घर में खुशियाँ आती हैं तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, देखी नहीं जाती। ऊपर से खुशियाँ दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शक का कीड़ा दिमाग में चलता रहता है, जले भुने रहते हैं, अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं। तो इस तरह का समाज में इस तरह की विसंगतियां हमें देखने को मिलती हैं। और आगे क्या होता है लेखक के साथ वो हम इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।